नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। लक्ष्य 100 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, लक्ष्य 100 प्रोग्राम जो है स्पेशल यूपी पीसीएस 2023 को ध्यान में रख के चलाया गया है। यह लगभग 120 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपके करंट अफेयर भी कवर किए जाएंगे। यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, सेंसस, तमाम चीज़ों पे नज़र डाली जाएगी ताकि आप 100 क्वेश्चन सही करके आओ। राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के तहत हमने लक्ष्य 100 प्रोग्राम में आज हम इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर लेंगे। लेक्चर 1 हमने ले लिया है जिसमें हमने ये बताया है कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कैसे रन करती है, हमने ये डिस्कस किया है। स्ट्रेटजी और सिलेबस भी डिस्कस किया है कि इकोनॉमी के कौन कौन से पार्ट को आपको पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या कहाँ कैसे से पढ़ना है। इन तमाम चीज़ों को मैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वहां से जाके इस चीज को देख लेना और सुन लेना। राइट। इसके अलावा आज हम क्या डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में इंडियन इकोनॉमी के, कि इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, इसमें इकोनॉमी की डिफिनेशन देखेंगे। इसके साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और यह अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है। इसके साथ हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे कि अर्थव्यवस्था जो होती है, इकोनॉमी हो, उसके कितने क्लासिफिकेशन है, उसका कितना वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम कंट्रोल के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, इसके साथ ही हम ये देखेंगे रिलेशन के आधार पर इकोनॉमी क्या होती है। इन्हीं में हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, सब कुछ हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर हम सेक्टर पे आएंगे, क्षेत्र पे आएंगे कि इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फिर इंडियन इकोनॉमी। ये एक्चुअल में इकोनॉमी की बात होती है। फिर इंडियन इकोनॉमी को हम थोड़ा मोटा से देखेंगे, मोटा मोटा देखेंगे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है 1947 से 1989 तक इसका क्या मामला था। 89 के बाद 1991 में जब नई पॉलिसी आती है इकोनॉमी से, तो उसके बाद क्या बदलाव होते हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ देखेंगे। एग्जाम पॉइंट देखेंगे, कुछ इंडियन इकोनॉमी को एग्जाम पॉइंट देखेंगे कि वर्तमान में जैसे इंडियन इकोनॉमी कितनी जैसे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, या ट्रिपल पी के आधार पे कौन सा स्थान है, ग्रोथ रेट क्या है, तमाम चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से इन टॉपिक से जो प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे। राइट। तो आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप एमसीक्यूज कर सको और आप अपने आप को आजमा सको या देख सको कि क्या आपको क्लास से क्या बेनिफिट हो रहा है या किस तरह की क्लास है। इन तमाम चीज़ों को आप एमसीक्यू से आप चेक कर सकते हो। राइट। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए कि हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था क्या होती है। अगर हम इस प्रश्न को डिस्कस करें मेरे प्यारे साथियों, तो जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से अलग चीज़ है। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम बात करते हैं थ्योरी की, हम बात करते हैं सिद्धांतों की। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम बात करते हैं व्यवहारिक शब्दों की। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, हम अर्थव्यवस्था के व्यवहार की बात करते हैं। यह व्यवहारिक शब्द होता है। राइट। हम व्यवहार की बात करते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारी जो दिनचर्या है, उसमें किस तरह से जो इकोनॉमी है वो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या डिस्कस किया जाता है कि आपका क्रय विक्रय किस प्रकार के है, डिमांड और सप्लाई किस प्रकार की होती है, बेरोजगारी किस प्रकार की है। राइट। मुद्रास्फीति कैसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, सरकार किस तरह से चलती है। ठीक है। आपका आय क्या है, व्यय क्या है, बचत कितना हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। राइट। इन तमाम चीज़ों को, पूंजी निर्माण किस तरह से किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को हम किस में देखते हैं, अर्थव्यवस्था में देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार को, विभिन्न चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थ व्यवस्था, इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में देखिए हम क्या क्या देखते हैं। इकोनॉमी में सबसे पहले हम देखेंगे आय व्यय क्या हो रहा है आपका, आय व्यय को इसी में देखते हैं। इकोनॉमी में, इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, इसमें हम पूंजी निर्माण को देखते हैं। किसको क्या देखते हैं, पूंजी निर्माण देखते हैं हम। इसी में हम क्या देखते हैं, इसी में हम देखेंगे बेरोजगारी को देखेंगे, बेरोजगारी को देखेंगे। साथ ही हम क्या देखेंगे, इसी में हम मुद्रास्फीति को देखेंगे, मुद्रा
स्फीति को देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम क्या देखेंगे, मुद्रास्फीति के अलावा क्या देखेंगे, इसमें फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीतियाँ क्या होती हैं सरकार की, इसी में देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे मुद्रा एवं बैंकिंग को देखेंगे, मुद्रा एवं बैंकिंग को देखेंगे। तो जब इन तमाम बातों की हम चर्चा करते हैं, इसमें क्या आपका आय है, व्यय है, इसमें हम बचत को भी देख सकते हैं, बचत, इसमें हम इन्वेस्टमेंट को भी देख सकते हैं, निवेश, राइट। तो इन तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं तब हम बात किसकी कर रहे होते हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे होते हैं, न कि अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, राइट। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, आपने बहुत ही आसानी से समझा कि अर्थव्यवस्था जो आपके दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं आर्थिक घट रही हैं वो सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को समझ लिया कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो आप इसे बहुत आसानी से नोट कर लीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, राइट। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, हमने पहला जो टॉपिक था उसको हमने देख लिया। पहला टॉपिक आपका था व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, हमने उसको बहुत आसानी से समझा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन, राइट, अगर हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करें तो इकोनॉमी का जो वर्गीकरण है मेरे प्यारे साथियों, वो तीन तरह से, तीन बेस पे जो है इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसका वर्गीकरण किया जाता है अर्थव्यवस्था का। पहला है कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पे यानी नियंत्रण के आधार पे इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के आधार पे, डेवलपमेंट विकास के आधार पे, राइट, कितनी प्रकार की इकोनॉमी होती है। इसके साथ रिलेशन के आधार पे भी होता है, रिलेशन के आधार पे। तो रिलेशन मतलब ये जो फॉरेन रिलेशन होते हैं, हमारे जो वैश्विक संबंध होते हैं, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, ग्लोबल रिलेशन की जब हम बात करते हैं राइट। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि तीन तरह की इकोनॉमी होती है, इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जब बात हम कंट्रोल के आधार पे करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो जब हम कंट्रोल के आधार पे कहते हैं कि नियंत्रण के आधार पे कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, तो इसके आधार पे पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, समाजवादी इकोनॉमी होती है और मिश्रित इकोनॉमी होती है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उसके बाद सोशलिस्ट होती है, इसके बाद मिक्स्ड होती है। ये तीन तरह की इकोनॉमी होती है, राइट। तो यहाँ इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इसमें लाभ की बात की जाती है, प्रॉफिट की बात की जाती है, हमेशा ये प्रॉफिट पे ही डिपेंड अर्थव्यवस्था होती है। इसके अलावा इसमें क्या किसकी बात की जाती है, बाजार की बात की जाती है। ये बाजार आधारित, मार्केट आधारित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें लाभ पे बात की जाती है। इसका मतलब होता है इसमें सप्लाई और डिमांड की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, सप्लाई और डिमांड पे आधारित यह व्यवस्था होती है, राइट। अब प्रश्न उठ रहा है चूंकि कंट्रोल है तो इस पे कंट्रोल किसका होता है, इसके पे कंट्रोल होता है किसका, निजी, जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनका इस पे कंट्रोल होता है। तो अगर हम कभी भी कैपिटलिस्ट की बात की जाए, पूंजीवादी व्यवस्था की बात की जाए, तो आपको तीन महत्वपूर्ण बातें याद दे रखना है कि एक तो लाभ पे आधारित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें मार्केटिज्म पे आधारित होती है, बाजार आधारित होती है, बाजार इसको नियंत्रित करता है। इसमें जो सप्लाई और डिमांड पे आधारित अर्थव्यवस्था होती है, साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है, राइट। उसके बाद हम समझेंगे कि सोशलिस्ट क्या होता है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें पहली बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह समाज के कल्याण पे आधारित होती है। इसमें मेन चीज़ क्या है, वेलफेयर की बात होती है, राइट, कल्याण की बात होती है, वेलफेयर सोशलिज्म की बात होती है, कल्याणकारी समाजवाद की बात होती है। इसके साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं,
वो किस पे, उस पे राज्य का कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है? राज्य का कंट्रोल होता है, क्योंकि हम कंट्रोल बेस्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम कंट्रोल बेस्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो राज्य का नियंत्रण होता है। जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं साथियों, तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? पहली बात आती है कि ये जो है, इस पे अगर हम अधिकार की बात करें तो इसमें जानते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, जो भी चीजें होती हैं, तो इसमें कल्याण और प्रॉफिट दोनों की बात होती है। ये लाभ और प्लस कल्याण, वेलफेयर की बात करती है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं, प्रॉफिट और वेलफेयर के अलावा यह किस पे बात करता है? अगर नेचुरल जो हमारे रिसोर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो इस पे निजी और राज्य, निजी प्लस राज्य या सार्वजनिक जो भी कह लीजिए आप, इन दोनों का कंट्रोल होता है हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, राइट। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंट्रोल के आधार पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट में हमने देख लिया किन किन चीज़ों पे, लाभ, बाजार और निजी। इसमें सोशलिस्ट में यह कल्याण आधारित होती है, इस पर नियंत्रण राज्य का होता है। मिक्स्ड की जब बात करते हैं तो यह लाभ और कल्याण, इसमें दोनों की बात करती है। और यह इस पे जो नेचुरल हमारे रिसोर्स होते हैं उस पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का राइट होता है। इसके अलावा आप देखिए जो इंडियन इकोनॉमी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी होती है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी महत्व दिया जाता है, साथ ही साथ कल्याण पे भी काम किया जाता है। हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, चाहे गरीबी है, भूखमरी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है, राइट। आप हेल्थ को उठा लीजिए तो देखिए कि अगर हमारे सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एम्स को उठा लीजिए, मेडिकल कॉलेजों को उठा लीजिए, तो हेल्थ सेक्टर में तो ये सब वेलफेयर से संबंधित है, राइट। तो इस तरह से हमने इसको सीख लिया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो कभी भी पूछ लिया जाएगा कि जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है वो किन चीज़ों पे आधारित होती है, राइट। या ये पूछ लिया जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो ये तीनों बातें आपको याद रखना है कि एक लाभ पे आधारित अर्थव्यवस्था है, बाजार नियंत्रित करता है और निजी सेक्टर इस पर काम करते हैं। आपको सोशलिज्म पूछ सकता है, आपको मिक्स्ड इकोनॉमी पूछ सकता है। तो इस तरह से यहाँ से प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन। अगर हम रिलेशन के आधार पे देखें कि इकोनॉमी रिलेशन के आधार पे कौन कौन सी इकोनॉमी होती है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जब हम रिलेशन या संबंध के आधार पे देखते हैं तो संबंध के आधार पे हम देखते हैं, जो ग्लोबल रिलेशन की बात करें तो एक होती है क्लोज इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। तो ये दो होती है, एक क्या होती है? ओपन इकोनॉमी होती है और दूसरी क्या होती है? दूसरी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी होती है। जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं ओपन इकोनॉमी में ना। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ओपन इकोनॉमी में? ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपका जो आयात निर्यात है, क्या होता है इसमें? आयात और निर्यात। आयात निर्यात क्या होता है? फ्री होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, या इस पे न्यूनतम शुल्क लगाया जाता है आयात निर्यात पे। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जो ओपन इकोनॉमी होती है, वो जो एक ओपन इकोनॉमी वो जो दूसरी देशों की जो इकोनॉमी है उस पर क्या करती है? निर्भर करती है, उस पर डिपेंड होती है। जैसे सपोज दैट अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी कैसे है? ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, राइट। तो अधिकांश जितनी भी विश्व में इकोनॉमी है, एक दो को छोड़ के, वो कैसी हैं? ओपन इकोनॉमी है। कहीं न कहीं भी एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे क्या है? निर्भर करती हैं, राइट। जैसे भारत है, भारत का जो आप खाना खाते हो, जो आपके थाली में होता है, तो ज़रूरी होता है क्या कि आपके थाली में जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं वो इंडियन है? नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं, वो विदेशों से उसका क्या किया जाता है? इम्पोर्ट किया जाता है, राइट। तो आपके थाली में कि जो खाना है, खाना की जो सामग्री है, वो कहीं अलग अलग देशों से, अगर जैसे दाल है तो अफ्रीका से आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं फ्रूट से संबंधित तो बाहर से आया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है डिपेंड करती है। एक एग्जांपल मैं और आपको दूँ तो जैसे जो ओपन इकोनॉमी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या होता है कि कच्चे तेल का दाम जैसे ही बढ़ता है, हमारे यहाँ क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है,
ठीक है। मार्केट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गैस के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, या मान लीजिए मंदी आती है तो हमारे यहाँ भी मंदी आ जाती है, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी है सिस्टम है, जो विदेशी व्यवस्था है, वो वहाँ से जो विदेशी इकोनॉमी है उससे हमारी इकोनॉमी एक संबंध स्थापित करती है, एक रिलेशन स्थापित करती है, जिसके कारण अगर देश के बाहर इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो देश के अंदर भी वह परिवर्तन महसूस किया जाता है, राइट। जब हम बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी की तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है जो आयात होता है या निर्यात होता है, तो आयात निर्यात बिल्कुल बंद होता है। इसमें आयात निर्यात पे किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है, राइट। ये एकदम क्लोज्ड होता है, ये सेल्फ डिपेंड होता है। यह अपने खाने पीने रहने जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, वह खुद निर्मित करता है और बाहर के देशों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल के लेवल पे अगर इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, दिक्कत आती है, ठीक है, चढ़ाव उतार आता है, तो इसमें जो क्लोज इकोनॉमी के कंट्री होते हैं उसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका उदाहरण है उत्तर कोरिया, इसको नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर कोरिया, तो क्लोज इकोनॉमी पे प्रश्न पूछा गया, आपके पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में, कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आयात निर्यात किसी भी प्रकार का नहीं होता, आयात निर्यात पे प्रतिबंध होता है, न तो कोई चीज़ निर्यात की जाती है, न ही कोई चीज़ बाहर से आयात की जाती है। वह एक सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी होती है, वो बाहर की अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं रखता है। इसके अलावा क्या है कि अगर बाहर ग्लोबल स्तर पे किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव होता है इकोनॉमी में तो यहाँ पे वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम डेवलप के आधार पे देखें तो डेवलप के आधार पे हम देखते हैं साथियों, तो इस आधार पे इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। इस आधार पे इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। एक होती है अंडर डेवलप, क्या होती है, अंडर डेवलप्ड, अविकसित अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, अविकसित या अल्प विकसित। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो देखिए अविकसित और अल्प विकसित में एक अंतर है। क्या अंतर है, जब बात की जाए अविकसित अर्थव्यवस्था की, इसका मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विकास करने की जो क्षमता है, राइट, वह नहीं है, वह धूमिल पड़ चुकी है। उस किसी भी कंट्री के अंदर, उस अर्थव्यवस्था के अंदर अब विकास करने की क्षमता नहीं है, राइट, इसलिए वो क्या है, अविकसित है। और जबकि हम अल्प विकसित की बात करते हैं तो अल्प विकसित का मतलब होता है कि उसके अंदर विकास करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, परंतु अभी वह विकास नहीं कर रहा है क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में अभी पीछे है, या विभिन्न प्रकार के वहाँ ऐसे रिसोर्स नहीं हैं अभी जो कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं वहाँ की क्षमता तो मौजूद है लेकिन अभी वह प्रोसेसिंग में है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। तो ये एक तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है डेवलप के आधार पे, और दूसरी इकोनॉमी क्या होती है, दूसरी होती है डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो डेवलप्ड का मतलब विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो भी, चाहे वो जो भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, तीनों बहुत ज़्यादा विकसित हैं, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है, रिसोर्सेस है, बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है, राइट। वहाँ पे फिजिकल कैपिटल बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है, नेचुरल कैपिटल बहुत ज़्यादा विकसित है वहाँ पे, ठीक है, उसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित है, वहाँ की करेंसी मजबूत है। इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं किसमें, डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं, डेवलप्ड। इसके बाद आता है डेवलपिंग कंट्री। क्या आता है, डेवलपिंग, विकासशील का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां अभी थोड़ी सी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी सी पीछे है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का सही से यूज नहीं किया जा रहा है, इसी कारण वो क्या है, प्रोसेस में है, धीरे धीरे विकास कर रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, राइट। वहाँ पे जो ऐसे ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल तो है बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन अभी ह्यूमन कैपिटल को जिस तरह से होना चाहिए, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो हेल्थ है, उस हिसाब से भी विकसित नहीं है,
राइट। तो वो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने ह्यूमन कैपिटल का सही से उपयोग न कर पाए, जो अपने नेचुरल रिसोर्स हैं उनका अनुकूलतम विदोहन न कर पाए, उनका सही से उपयोग न कर पाए, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर के आधार पर भी मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर आता है, अगर एग्रीकल्चर का योगदान जीडीपी में जितना न्यूनतम है उतना वो माना जाता है कि वह डेवलप्ड कंट्री है, राइट। जैसे मान लिया जाता है कि सेवा सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होना चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल होना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर का होना चाहिए, फिर एग्रीकल्चर का योगदान होना चाहिए। एग्रीकल्चर का जीडीपी में न्यूनतम योगदान होना चाहिए। अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील कंट्री है, तो वहाँ आप देखोगे कि एग्रीकल्चर का उसके जीडीपी में योगदान ज़्यादा होगा, जबकि डेवलप्ड कंट्री जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें जो है सेवा सेक्टर का योगदान जीडीपी में कम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है वह जीडीपी पे कम है, न कि एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ नहीं है, उसका परसेंटेज जीडीपी में कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन को देख लिया, राइट। आइए हम इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं, तीसरी बात हम बात करेंगे सेक्टर पे बात करेंगे, राइट, कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं और कौन कौन से सेक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है, वह 3 सेक्टर पे आधारित होती है, राइट। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये हो गए। तीसरा पॉइंट है सेक्टर। जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर जो है, सेक्टर के 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। और तीसरा क्या होता है, टर्सरी सेक्टर होता है ना। तो ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और ये तृतीयक क्षेत्र होता है, राइट। जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें आपको ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, कृषि आता है। क्या आता है, कृषि आता है, खनन भी आता है, पशुपालन भी आता है, डेयरी उद्योग आता है। तो कृषि और कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कृषि या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है। तो कृषि और कृषि से संबंधित अगर आपसे मत्स्य पालन दिया हो, अगर मत्स्य पालन की बात की जाए तब भी वो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, राइट। इन तमाम चीज़ों को हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। तो ये खनन पे आप विशेष ध्यान में रखना, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, राइट। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या शामिल हैं, कौन कौन चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जितना भी इंडस्ट्रियल चीज़ है, उद्योग और धंधे, क्या क्या आता है, उद्योग और धंधे जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। निर्माण या निर्माण का जितना काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जितना बात होती है, राइट, विनिर्माण ये किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, राइट। तो सब इंडस्ट्री, निर्माण, विनिर्माण, जितने भी हैं प्रोडक्ट, जितनी भी आप मार्केटिज्म में देख रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिनका निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें बनाया जा रहा है किसी न किसी चीज़ में, उनको अलग तरीके से, जैसे सपोज दैट अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्रीकल्चर में अगर गेहूं का उत्पादन क्या है, प्राइमरी सेक्टर में हुआ। लेकिन अगर गेहूं से क्या बना दिया, ब्रेड, अगर हमने गेहूं से ब्रेड बना दिया तो इसका निर्माण होगा, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और अब बात करना है, ये बनाने में जो सेवा दिया गया ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो जब हम टर्सरी या तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, सेवा क्षेत्र आ जाता है ना। जितने भी सर्विस हैं इसमें क्या आ जाएंगे, होटल आ जाएगी,
होटल रेस्टोरेंट आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी, राइट, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ जाएगा। उसके बाद जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शिक्षा किस सेक्टर के अंदर, मैं सर्विस दे रहा हूँ ना, आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, शिक्षा इसके अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से जो भी सेवा प्रोवाइड की जा रही है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगी। मैंने एग्जाम्पल के आपके हिसाब से समझाया। अगर मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर सपोज दैट आपने गेहूं ले लिया, राइट, आपने गेहूं जब उत्पादन किया तो प्राइमरी, गेहूं का निर्माण करके ब्रेड बनाया तो सेकेंडरी, और इसके निर्माण में जो आपने सर्विस दिया वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये समझने का प्रयास किया कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके जो है सेक्टर कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों को हमने देख लिया, राइट। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जब इंडियन इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक बेसिक चीज़ें आपको इकोनॉमी के बारे में हमने एक बेसिक चीज़ें आपको समझा दी है, राइट। तो अब इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं इसमें होता क्या है, राइट। जैसे ऐसे समझना, जब 1947 में 1947 से हम बात करेंगे 89 की, राइट। तो 1947 से 89 के बीच में क्या हुआ, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस आधार पे थी। 1947 से 89 के बीच में इंडियन इकोनॉमी की हम बात करेंगे, राइट। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी थी, राइट। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ था नहीं, यहाँ इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप हुई नहीं थी। तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर, फूड जो एग्रीकल्चर था, जो फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कह सकता, सारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे ही डिपेंड की थी, ठीक है। तो इस दौरान कुछ चीज़ों को अपनाया गया, जैसे 1947 से 1989 एकदम मोटा मोटा मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो 1947 से 89 के बीच में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वेलफेयर, कल्याणकारी समाजवादी, कैसी थी, कल्याणकारी इकोनॉमी थी हमारी, वेलफेयर। जैसे गवर्नमेंट हमेशा चाहती थी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, या किसी भी बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री, लेकिन वो सब कैसी थी, सरकारी थी। क्योंकि सरकार उन चीज़ों का प्रोडक्शन करता था, उत्पादन करता था जो ज़रूरत जिनकी लोगों को ज़्यादा थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सके। तो ये तो एक तो कल्याणकारी थी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 1947। और दूसरा अगर हम बात करें तो हम कैसी थी, एक तो कल्याणकारी थी और दूसरा कैसी थी, दूसरा अगर हम बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे ही 5 ईयर प्लान अपनाया गया। क्या, 5 ईयर प्लान, ठीक, पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्या किया गया, विकास किया जाए, राइट। 5 ईयर प्लान अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ये कल्याणकारी थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो हमारे विदेशी सेक्टर है उससे सीमित लिमिटेड फॉरेन ट्रेड होता था, कैसा होता था, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड होता था, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं होता था, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड होता था। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 1947 1989 के बीच में जो इंडियन इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो चार चीज़ों पे आधारित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हमने क्या देखा था मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें लाभ के साथ कल्याण मिक्स होता है, वेलफेयर, प्रॉफिट के साथ वेलफेयर होता है। इसके अलावा इसमें हमने क्या देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो उन पे निजी सेक्टर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, सरकारी, दोनों का अधिकार होता है, दोनों के कंट्रोल में होता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने देखा था। कल्याणकारी
लिमिट फॉरेन ट्रेड होता था, हम विदेशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं थे, या हमने अपनी इकोनॉमी को इस तरह से बंद कर रखा था कि कोई भी एफडीआई लेके या बहुत सारा चीज़ लेके हमारे देश में नहीं आ सकता था। इन्वेस्टर को आने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत ही टफ रूल होते थे, नियम होते थे, जो है आयात शुल्क बहुत ज़्यादा होता था। तो इन तमाम चीज़ों के वजह से हम इस पे काम कर रहे थे। 5 ईयर प्लान हमने इसे कहाँ से लिया था? रसिया से लिया था कि 5 वर्ष में एक योजना बनाई जाती थी और एक टारगेट, एक लक्ष्य तय किया जाता था और उसको अचीव करने की कोशिश की जाती थी। तो इस तरह से हमारी इकॉनमी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये इकॉनमी आगे बढ़ के कहाँ आ जाती है? ये इकॉनमी आगे बढ़ के कहाँ आ जाती है? 1991 में आ जाती है। 1991 में एक बहुत बड़े भारत बहुत क्राइसिस से गुजरता है और भारत में जो मुद्रा भंडार होते हैं वो अपने न्यूनतम स्तर पे चला जाता है और बहुत सारी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में पनप जाती हैं। तो 1991 में एक कंसेप्ट आता है एलपीजी का। किसका कंसेप्ट आता है? एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सॉरी। तो उदारीकरण का क्या मतलब होता है साथियों? उदारीकरण का मतलब होता है कि अभी तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्लोज थी, राइट, उसको क्या किया गया? उसके नियम कानून जो भी बहुत ही कठिन थे तो उसको सरल किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया, उनका सरलीकरण किया गया, ताकि जैसे लाइसेंस को हटा दिया गया, राइट, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है सिवाय 2-3 सेक्टर के अलावा में, ठीक है। उसके बाद विदेशी जितने भी इन्वेस्टर थे उनको आमंत्रित किया गया कि आप आइए हमारे यहाँ डेवलप का काम करिए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। इन तमाम चीज़ों को लिबरलाइजेशन के तहत निर्धारित किया गया। अगर उदारीकरण के तहत आएगा तो एक लाइन में जाना कि नियमों को सरल किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि वे बहुत सारे सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट अभी हावी थी, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था जबकि उतना आवश्यकता नहीं थी, राइट, जिसके कारण सरकार को बहुत सारी क्षति या हानियाँ होती थी। तो इसने क्या किया कि सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सबका निजीकरण कर दिया। जितने भी सरकारी उद्योग धंधे थे उन सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारे सेक्टर में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होती है कि जहाँ अभी भारत एलएफटी पे काम कर रहा था, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड पे काम कर रहा था, वहाँ क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, एक रिलेशन स्थापित कर दिया गया, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि 1991 में ये घटनाएं होती हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बाद देखते हैं, हम एग्जाम पॉइंट्स पे आते हैं। अगर हम, मेरे प्यारे साथियों, कुछ हम एग्ज़ाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट की। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट की बात करें, एग्ज़ाम पॉइंट, राइट, तो एग्ज़ाम पॉइंट में मेरे प्यारे बात साथियों, अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो जीडीपी के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था किस नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे। तो जीडीपी के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है विश्व में? 5वां स्थान है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट अगर हम आपसे बताएं, जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के आधार पे अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें किस स्थान पे है? 4थे स्थान पे है, राइट। अगर हम ट्रिपल पी के आधार पे बात करें, परचेजिंग पावर की आधार की बात करें, क्रय क्षमता के आधार पे देखें तो क्रय क्षमता के आधार पे किस स्थान पे है? 3rd स्थान पे है, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसे कौन निर्धारित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, राइट, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस आधार पे हमने क्या देखा? तीसरे आधार पे हमने देखा। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सॉरी यहाँ पे भी 5वां होगा, एक चीज़ और मैं बता दूं, मुद्रा भंडार के आधार पे, मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी, मुद्रा भंडार के आधार पे देखें तो ये 4थे नंबर पे है, राइट। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि मुद्रा भंडार के आधार पे भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान हो सकता है? तो 4थे स्थान पे है, राइट। जीडीपी के आधार पे 5वें स्थान पे है, क्योंकि अभी किसको पीछे किया था? इंग्लैंड को छोड़ के भारत ब्रिटेन को छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, राइट। यहाँ परचेजिंग पावर पे 3रे नंबर की है, अमेरिका और चाइना के बाद 3रे नंबर के। मुद्रा भंडार में 4थे नंबर पे है। इससे पहले कौन से है? अमेरिका है, चाइना है और कौन सा है? जापान है,
राइट। तो इस आधार पे हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया और साथ ही साथ हमने MCQs को भी क्या किया, डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से UPPCS में आपको एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न। मैं जितनी भी क्लास लूँगा हर क्लास से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर टकराएंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा, इधर उधर का डिस्कशन नहीं, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अच्छा लगता है लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही या किसी अन्य चीज़ों पे हमें वीडियो लानी है तो वो भी आप कमेंट कर दिया करो। और बाकी मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, मैं पॉलिटी हो, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो, इन सब पे हमारे एक एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने स्ट्रेटजी और सिलेबस को डिस्कस किया है। आप जाके चैनल पर चीज़ों को देख सकते हैं। और ये पूरा कोर्स लक्ष्य 100 फ्री में चल रहा है, इसका आप भी लाभ उठाइए, अपने दोस्तों तक इसे भेजिए और उन तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 120 घंटे में आपका पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा, और वो भी एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट से, राइट। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, राइट। मिलते हैं आपको लेक्चर 3rd में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।